Hello everyone, good evening and very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your जैप expert. तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पे एंड आज हम मॉड्यूल डी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हर वीक हम 100 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आते हैं मॉड्यूल वाइज। मॉड्यूल ए बी एंड सी पे बेस्ड हम ये सीरीज कवर कर चुके हैं। तो इस पूरे वीक हम मॉड्यूल डी पे बेस्ड टॉप 100 क्वेश्चंस आपको कवर कराएंगे। आई होप ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही वर्किंग होगा एंड स्टार्ट कर देते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन है अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन engaged in routine of and the procedures forms and required for budgetary control is called। वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन किया जाता है कि क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से काम होगा, वो भी बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड है। इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? इज दैट बजट सेंटर, रिपोर्ट, कंट्रोलर या मैनुअल? तो एक तरीके से ये गाइड बुक की तरह काम करता है, जो हर एक पर्सन जो इंगेज होते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड उनको बताता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किस तरीके से बजट बनाना है, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे कंट्रोलिंग करना है। इस गाइड बुक को हम बोल देते हैं बजट मैनुअल। नेक्स्ट, a budget that gives a summary of all the functional budget and budgeted statement of profit and loss is called। कह रहे हैं वो कौन सा बजट है जो फंक्शनल बजट की ओवरऑल समरी बताता है, इसको हम समरी बजट भी बोलते हैं एंड इसी का अल्टरनेट नेम है मास्टर बजट। ये कुछ नहीं, जितने भी हम फंक्शनल बजट बनाते हैं ना उन सभी का कंबाइंड फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, अगेन जीएसटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जीएसटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है? यह एक तरीके का वैल्यू एडेड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मल्टीपल स्टेजेस में कलेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों पहले कई तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे। 2017 जुलाई में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि केवल एक ही तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा जिसे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नाम दिया गया। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हर एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर एडेड इन द मटेरियल कॉस्ट। इसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस मटेरियल कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं? भाई कोई भी बिजनेस करना है, कोई चीज़ें बनानी है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है, मटेरियल यूज होगा ही। मटेरियल कॉस्ट में कई सारे एक्सपेंसेस को हम नोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा खर्चा आएगा? केवल इंश्योरेंस चार्ज और कमीशन और ब्रोकरेज। डीमरेज इसका पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि डीमरेज एक तरीके की पेनल्टी है जो कि ट्रांसपोर्टर के ऊपर तब चार्ज की जाती है जब वो मटेरियल को लोड अपलोड करने में क्या करते हैं, डिले करते हैं। तो पहला छोड़ करके सेकेंड एंड थर्ड दोनों हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू परमानेंट एम्प्लॉयज इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कॉस्ट। कह रहे हैं कोई भी कंपनी अपने परमानेंट एम्प्लॉयज को जो सैलरी देते हैं वो कौन से कॉस्ट का एग्जाम्पल है? इम्प्लिसिट, वेरिएबल, फिक्स्ड या एक्सप्लिसिट? परमानेंट का मतलब क्या है भाई? उनको फिक्स्ड हमें पेमेंट देना ही देना है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द जीएसटी बिल। जीएसटी लॉन्च तो हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि अपने अपने स्टेट में उसे लॉन्च करें। तो सबसे पहले कौन सा स्टेट था जिसने जीएसटी बिल को लॉन्च किया था या पास किया था? क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज आसाम। नेक्स्ट,
फाइलिंग ऑफ लॉस विद इन अ ड्यू डेट इज मैंडेटरी फॉर कैरिंग फॉरवर्ड लॉसेस एक्सेप्ट फॉर, कह रहे हैं अगर किसी बिजनेस में हमें लॉस होता है तो एक फिक्स टाइम के अंदर हमें उस लॉसेस को फाइल करना पड़ता है, जिससे हम उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ और नेक्स्ट ईयर के बिजनेस से उसको हम कंपनसेट कर पाएँ। लेकिन कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्शनल केसेस क्या है? एक्सेप्शनल केसेस ये हैं कि अगर हमें हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस हो रहे हैं या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से लॉसेस हो रहे हैं तो इनके लिए हम लॉसेस को फाइल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दूं, आपके लिए क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को 100% कवर कराते हैं। आपको इस तरीके से प्रिपेयर कराते हैं कि आप एक अटेम्प्ट में अपना CIB या DPF जिसमें भी आपने रजिस्टर किया है वो आप क्वालिफाई कर ले जाएं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिलते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, उसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिलते हैं रिविजन के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ पे आप एक्सपर्ट के गाइडेंस में तैयारी करके एक अटेम्प्ट में अपना ओवरऑल पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। आज आपका दिवाली सेल्स ऑफर भी है, आज लास्ट डे है, ध्यान दीजिएगा। आज 12 बजे से पहले पहले अगर आप कोर्सेज में इनरोल कर लेते हैं तो अब तक की लोएस्ट प्राइजेस जो कि है 2799, केवल इतने में ही आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। केवल ऐप पे आपको जाना है, पेमेंट ऑप्शन में पे करने से पहले कूपन कोड एक है जो कि है MONIKACH, ये कूपन कोड अप्लाई करना है। ये अप्लाई करते ही आपका प्राइस रिड्यूस होकर के ये हो जाएगा, इसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बस इनरोलमेंट कीजिए और अपना सक्सेस इंश्योर कीजिए। अगर आप एक कंप्लीट पैकेज नहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये जो पेपर 1, 2 एंड 4 है थियरी बेस्ड वो आप खुद से कर सकते हैं, AFM में ही आपको इशू हो रहा है तो AFM के लिए इंडिविजुअल बैचेज भी अवेलेबल हैं, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। और अभी आज के आज अगर आप इनरोल करते हैं तो केवल और केवल 899 में आप ये कोर्सेज का एक्सेस भी ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per new tax regime, section 87A provide a tax rebate to individual taxpayer if their total income is less than what amount after claiming deductions। कह रहे हैं नए टैक्स रेजिमे के अकॉर्डिंग सेक्शन 87A आपको एक टैक्स रिबेट प्रोवाइड करता है अगर आपकी टोटल इनकम एक फिक्स अमाउंट से कम हो तो कितने अमाउंट तक अगर आपकी इनकम हो तो आपको रिबेट मिलता है। तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी करंट का पार्ट है, और कितने का रिबेट प्रावधान बनाया गया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के डेट में यानी नेक्स्ट ईयर से करंट ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, अब से आप जो इनकम अर्न करेंगे इस पे जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, अगर आप 12 लाख तक की इनकम अर्न करते हैं एक साल में तो यहाँ पे आपको एक रिबेट मिलेगा सेक्शन 87A के अंदर। नेक्स्ट, the cost which is to be incurred even when a business unit is closed is, कह रहे हैं कि अगर बिजनेस यूनिट बंद हो रही है, बंद हो गई है, उसके बाद भी जो कॉस्ट आप पे लगे, जो कंपनी पे लगे, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस यूनिट के बंद होने पे जो कॉस्ट लगती है उसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड बेसिस पे पूछा जाता है। कह रहे हैं सिटीजन ऑफ इंडिया who goes abroad for a purpose of employment must stay in India to become resident for at least, कह रहे हैं वो पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है वो जॉब के लिए इंडिया से बाहर गया, लेकिन उसे रेजिडेंट कब माना जाएगा? जब वो इंडिया में कितने दिन रहा हो, 182 डेज, 90 डेज, 60 डेज या 80 डेज, 180 डेज।
तो दोस्तों हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कहता है कि कोई पर्सन चूंकि बस इंडियन बॉर्न है इस वजह से उसे रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर में उसे एक फिक्स टाइम इंडिया में रहना पड़ेगा, और वो जो टाइम लिमिट है वो है 182 डेज की। यानी पिछले एक साल में अगर वो इंडिया में 182 डेज रहा है तो ऐसे केस में उसे रेजिडेंट माना जाएगा, और उस बेसिस पे उसकी टैक्स लायबिलिटी फिर क्रिएट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट शिफ्ट अलाउंस is an example of which of the following overhead expense। कह रहे हैं कि भाई जो एम्प्लॉयज नाइट में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस कंपनी के द्वारा देना होता है। तो ये कौन से टाइप के ओवरहेड एक्सपेंसेस का पार्ट बनेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जनरल एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड? तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following statement regarding clubbing of minors income under the Indian Income Tax Act is incorrect? कह रहे हैं कि ये जो हम क्लबिंग करते हैं, क्लबिंग का मतलब ऐड करना, दो पर्सन के इनकम को ऐड करते हैं फिर उन पे टैक्सेस चार्ज करते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। कह रहे हैं माइनर चाइल्ड जो पैसा कमा रहा है उन असर से जिसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, किया जा रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेरेंट के द्वारा, क्या उसे क्लब करते हैं इनकम के पेरेंट के इनकम में? तो पेरेंट ने जो भी अपना असेट, जो भी प्रॉपर्टी बच्चे को दी है, उस प्रॉपर्टी की वजह से बच्चा जो कमाई कर रहा है, क्या उस इनकम को पेरेंट के इनकम के साथ क्लब कर दिया जाता है? Income arising to a minor child from manual work or any activity involving application of his skill, talent, specialized knowledge, experience is clubbed with income of parent। कह रहे एक माइनर चाइल्ड है, यानी 18 साल से कम का बच्चा है, लेकिन वो अपने स्किल, अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस की वजह से जो पैसा अर्न कर रहा है, क्या उस पैसे को उसकी पेरेंट की इनकम के साथ क्लब कर दिया जाना चाहिए? Income arising to a minor child from asset transferred by any person other than parent is not clubbed with the income। कह रहा है अगर पेरेंट के अलावा कोई और पर्सन ने अपना प्रॉपर्टी, अपना एसेट माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दिया है, उससे जो इनकम अर्न हो रहा है क्या वो पेरेंट की इनकम में क्लब नहीं होगा? लास्ट यहाँ कह रहे हैं इनकम अराइजिंग टू अ माइनर चाइल्ड फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू हिम और हर फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर चाइल्ड बाय द पेरेंट एंड द मैरिज सबसिस्ट, इट इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ पेरेंट हु मेंटेन द माइनर चाइल्ड इन प्रीवियस ईयर। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि माइनर चाइल्ड भले ही है, लेकिन अगर वो अपने स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे पैसा कमा रहा है, अपने टैलेंट के बेसिस पे पैसा कमा रहा है, जैसे कई सारे शो आते हैं, रियलिटी शो, डांस इंडिया डांस, मास्टर शेफ, तो उसने अपने टैलेंट के बेसिस पे पैसा कमाया, उस पैसे को कभी भी इनकम, पेरेंट के इनकम से क्लब नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, ये सब टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इनकम अराइजिंग फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू वाइफ ऑफ द सन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द ट्रांसफर। ठीक, फिर कह रहे हैं रीजन में क्लबिंग प्रोविजन एम टू प्रिवेंट टैक्स पेयर्स फ्रॉम ट्रांसफरिंग असेट टू फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग द वाइफ ऑफ द सन to avoid tax liability, ensuring that income is taxed in the hands of the actual earner। तो क्या यहाँ पे ये जो असर्शन दिया हुआ है ये करेक्ट है? और रीजन मतलब क्या रीजन जो दिया गया है वो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है? इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस पैटर्न का क्वेश्चन सबसे टफ होता है, सबसे ज़्यादा गलतियाँ आप यहीं करते हैं, बट पूछा भी जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का मतलब असर्शन भी सही है, एंड इसका जो रीजन दिया गया है ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट, बजटरी कंट्रोल एंड्स विद, बजटरी कंट्रोल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। ये एंड कैसे होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बस्टिंग या कंट्रोलिंग से।
तो बजटिंग कंट्रोल जो है ये स्टार्ट हमेशा होगा प्लानिंग से और एंड होगा हमेशा कंट्रोल से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, budget prepared to estimate the expenditure on fixed asset is known as। कह रहे हैं वो बजट जो कि प्रिपेयर किया जाता है फिक्स्ड असेट पे आने वाले एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों फिक्स्ड असेट यानी लैंड, प्रॉपर्टी, मशीन, फर्नीचर, ये हो गया। फिक्स्ड असेट में जो खर्चे हम करते हैं ना, इन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसके लिए जो हम एस्टिमेट बनाएंगे उसको क्या बोल देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज एसेसिबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। कह रहे हैं कौन सा ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहां पे प्रीवियस ईयर इनकम को हम प्रीवियस ईयर में ही एसेस कर लेते हैं। अगर जिसका असेसमेंट हो रहा है वो इंडिया छोड़ के जा रहा हो, अगर वो इंडिया का में जॉब कर रहा हो, इंडिया में इनलीगल बिजनेस कर रहा हो, या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रन कर रहा हो। तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जनरली हम जिस साल पैसा कमाते हैं उस साल हम क्या करते हैं, जैसे अभी इस साल हम जो पैसा कमा रहे हैं 2025-26 में, इसका पेमेंट हमें 2027 में करना पड़ेगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां जिस साल हम पैसा कमा रहे हैं उसी साल हमें टैक्स का पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो स्पेशल केसेस क्या है कि अगर मैं इंडिया छोड़ के जा रही हूँ तो जिस साल मैंने अर्न किया उसी साल मुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिफर्स फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग इज द। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग से किस तरीके से अलग है। क्या होगा करेक्ट आंसर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ही हम फुल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड और मार्जिनल दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल और केवल हम वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा कि मार्जिनल कॉस्ट जो है इट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट असाइंड टू इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक, तो इसी के साथ ये सेशन एंड करूंगी। बाकी फिर से रिमाइंड करा दे रही हूँ, आज दिवाली सेल का लास्ट डेट है, तो कोर्सेज में फटाफट से इनरोल कर लीजिए। आपके पास आखिरी मौका है, बहुत कम टाइम बचा रह गया है। तो ऐसे केस में केवल और केवल यूजफुल आपको कंटेंट की ज़रूरत है, यूजफुल क्वेश्चंस की ज़रूरत है जो आपको पेपर क्वालिफाई करा ले जाए, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। तो बस कोर्सेज में इनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग टाइम में आपके लिए बहुत सारे यूजफुल सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस लिए जाने वाले हैं, जैसे मैराथन सेशन। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर होगा तो उसके लिए मैराथन आएंगे। आफ्टर दैट जैसे जैसे हर सब्जेक्ट का पेपर होगा आपको कई सारे मैराथन मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पीडीएफ्स के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप कोई भी डाउट भी यहाँ पे अपने डिस्कस कर सकते हैं, और आपकी हेल्प के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए क्विजेज भी दिए जाते हैं। तो इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। एंड यस, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो दिवाली भी सेलिब्रेट कीजिए एंड प्रण भी कर लीजिए कि इस दिवाली आप विक्ट्री को जरूर अचीव करेंगे। विक्ट्री यानी आपका जीआईबी जरूर क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। थैंक यू सो मच।